फसल का क्या है साहब, वो तो ऐसे ही खेतों में उगाती हैं। बर्बाद तो आपने रसायन और पेस्टिसाइड के छिड़काव करके रखा हुआ है, वरना आज भी उन फसलों में सारा पोषक तत्व मौजूद है। नमस्कार स्टूडेंट, जैसा मैंने बोला था कि नोट्स, ऐसे नोट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कई बार हमसे कई पब्लिकेशन वालों ने मांगा भी है, लेकिन मैंने अभी तक ये नोट्स कहीं दिए नहीं हैं और आगे हो सकता है कि शायद नोट्स में देने का प्रयास भी करूँगा। तो बात करते हैं नया चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है वो है फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। ये एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड चैप्टर है। पहला आता है कि फसल क्या है। तो फसल की परिभाषा मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी उपयोग के लिए अपने खेतों में उगाता है, उन्हें फसल कहते हैं। अब वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण के कई हिस्से हैं, जिसमें से पहला तीसरा पार्ट है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतु क्या होती हैं? ऋतु से मतलब होता है मौसम जो हमारे आसपास रहता है, और उसमें पहले आता है खरीफ की फसलें, फिर आता है रबी की फसलें और फिर आता है जायद की फसलें। इसमें कई बच्चे गलत बोलते हैं, खरीफ रबी जायद बोलते हैं, जबकि ये खरीफ रबी जायद नहीं होता है। आप ऐसे याद रखिएगा, कर्ज KRZ, ये होता क्यों है, ये इस लैंग्वेज खरीफ रबी जायद ही क्यों रखा गया है। बात करते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में K पहले आता है, फिर R बाद में आता है, फिर Z उसके बाद में आता है, अगर आप ग्रामर के बेस पे लोगे। बाकी खरीफ की फसल जो होती है इसे मानसून की फसल कहा जाता है, यानी जब वर्षा ऋतु आती है तब उसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसका उदाहरण आप समझिए धान, यानी जब बारिश होगी। रबी की फसल का मतलब होता है जब शीत ऋतु आती है और उसमें हम जब उगाते हैं फसलों को, उसे कहते हैं गेहूं की फसल। फिर हमारा आता है जायद, इसे कुकुरबिट्स कहा गया है, यानी गर्मी की फसलें बोला गया है। इसमें जो सब्जियां आती हैं खास तौर पे लता वर्ग, वो इसके अंतर्गत है, कद्दू वर्गीय। थोड़ा सा आप समझते हैं, खरीफ की फसलों के विषय में कहा गया है कि ये जून जुलाई में बोई जाएंगी और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाएंगी, उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। दूसरा रबी की फसलें हैं, इसके विषय में कहा गया है कि अक्टूबर नवंबर में जब ये कटेंगी तब ये बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है, ये तैयार हो जाती हैं। जायद के विषय में कहा गया है ये मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी और जून तक ये कट जाएंगी। ऐसी फसलों के विषय में ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और उन्हें हम खरीफ रबी जायद की फसलों के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं पौधे के जीवन चक्र के आधार पर। पौधे के जीवन चक्र का मतलब क्या होता है, कितने वर्ष में एक पौधा अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है। पहला आता है 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे कौन से होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवन काल को 1 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण कर लेते हैं। खरीफ में भी पूर्ण कर सकते हैं, रबी में भी और जायद में भी। ऐसी फसलों को हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। इनमें फलने फूलने की क्रिया 1 ही वर्ष में हो जाती है। 2 वर्षीय फसलें, ऐसी फसलें जिनका जीवन काल 2 वर्ष तक चलता है, यानी पहले वर्ष में ये वृद्धि करेंगे वानस्पतिक और दूसरे में ये फल फूल या उत्पादन देंगे, उन्हें हम 2 वर्षीय पौधे कहते हैं। फिर आते हैं बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जो 1 से 2 वर्ष तक अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और उसके पश्चात कई वर्षों तक उत्पादन देते हैं। अब इसके उदाहरण को हम समझते हैं। 1 वर्ष में हमारा धान, गेहूं, सरसों ये सब आता है। 2 वर्षीय में हमारा प्याज है, लहसुन है। बहुवर्षीय में रिजाका है, लूसन है, जो घासें हैं जिनको हम कई वर्षों तक काटते हैं, वो बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। अब आर्थिक वर्गीकरण क्या होता है? आर्थिक वर्गीकरण से मतलब ये होता है जहां से हमें आय के स्रोत प्राप्त होते हैं या आय के लिए हमें अधिक धन प्राप्त होता है। इस आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है दलहनी फसलें, इन्हें लेग्यूमिनेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है और ये वो फसलें होती हैं जिन्हें दाल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इनकी खासियत ये होती है, ये 2 हिस्सों में टूट जाते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनकी जड़ों में लेग्यूम पाया जाता है, राइजोबियम और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया को मिट्टी में करते हैं। फिर आते तिलहनी फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, उसे हम तिलहनी फसलों के नाम से जानते हैं। फिर रेशे वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, यानी उनसे हम रेशे के रूप में उत्पादन लेते हैं, जैसे जूट है, सनई है, पटसन है, ये हमारी रेशे वाली फसलें हैं। फिर आते हैं चारे की फसलें, ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम पशुओं को चारे के रूप में देने के लिए करते हैं। आप
इसमें जो जो बरसीम है, ढैंचा है, ये भी इसका प्रयोग किया जाता है। शर्करा वाली फसलें ऐसी फसलें जिनसे हम शक्कर यानी कि शुगर का निर्माण करते हैं, इसमें हमारा गन्ना है, आलू है। फिर हम बात करते हैं सब्जी वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हम सब्जी के रूप में आहार लेते हैं। अब सब्जियां कौन सी होती हैं? इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, नहीं थोड़ी सी मात्रा के रूप में लिया जाता है। फिर आता है उद्दीपक फसलें, ऐसी फसलें जिनको लेने के पश्चात शरीर में उत्तेजना प्राप्त होती हो, जैसे चाय है, कॉफ़ी है ना, ये ऐसी फसलों को हम उद्दीपक फसलें कहते हैं। मसाले वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम मसालों के रूप में करते हैं, इसमें हमारी काली मिर्च जानी गए होंगे, जो भी मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। फल वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम फल के रूप में करते हैं, इन्हें उद्यान वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जैसे आप नाम जाने गए जितने भी फल हैं। फिर आता है जड़ वाली, ट्यूबर वाली फसलें, जड़ जो हम भूमिगत नीचे के रूप में लेते हैं, वो जड़ वाली फसलें जैसे मूली है, गाजर है ना। फिर आते हैं औषधि वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनका हम प्रयोग औषधीय रूप में करते हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, तो ये सारी ऐसी फसलों को हम औषधि वाली फसलें कहते हैं। अब बात करते हैं चौथा वर्गीकरण, वो है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, यानी फसलें कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं उस आधार पर भी एक वर्गीकरण रखा गया है, जिसमें पहला है कृषित फसलें। ये वो फसलें होती हैं जिन्हें हम खेती के रूप में खेत पर लगाते हैं, यानी जिनकी हम खेती करते हैं, अर्थात फसलों को उगाकर उत्पादन लेते हैं, उन्हें हम कृषित फसलें कहते हैं। मृदा आरक्षक फसलें, इन्हें कवर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ये वही फसलें होती हैं जो मृदा को ढक लेती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं, उसे कटने नहीं देती हैं, नमी को आरक्षित करती हैं, या कहा जाए तो पोषक तत्वों को भी बढ़ाने में मदद करती हैं। फिर आता नकदी फसलें, नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप, ये वो फसलें होती हैं जिन्हें तुरंत खेतों से बेचकर सीधे पैसे की प्राप्ति की जाती है। जितनी भी सब्जियां हैं वो हमारी कैश क्रॉप हैं। अंतर्वर्ती फसलें, ऐसी फसलें जिनके मध्य में कुछ फसलें, जैसे होता है ना कि खराब हो गया हो तो वहाँ पर हम कोई अन्य फसल को लगाकर उस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, इन्हें हम कैच क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। हरी खाद की फसलें, ऐसी फसलें जिन्हें हम हरी खाद के रूप में खेतों में उगाते हैं और फूल आने से पहले इन्हें खेतों में दबा देते हैं, जैसे ढेंचा है, बरसीम है। नाभिय फसलें, इन्हें हब क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ये वो फसलें होती हैं जो शहरों के समीप यानी मंडियों के आसपास या शहरों के आसपास उगाई जाती हैं और सीधे खेतों से लाकर बाजारों को बेच दी जाती हैं। शिकारी फसलें, ये ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें खेतों पे लगाते हैं और खरपतवारों को ये समाप्त करने में मदद करती हैं, उन्हें शिकारी फसलें कहते हैं। सूचक फसलें, सूचक फसलें यानी इंडिकेटर क्रॉप्स, इनको वे फसलों के रूप में जाना जाता है जो मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसको तुरंत सूचक के रूप में इंडिकेट कर देती हैं, यानी बता देती हैं कि इन इन तत्वों की कमी मिट्टी में है, जो उनके लक्षण उनके पत्तियों पे तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे मक्का है, सूरजमुखी है, ये इसके उदाहरण हैं। निर्वाहक फसलें, ये वो फसलें होती हैं जो किसी विपरीत परिस्थितियों में जीने की क्षमता रखती हैं, जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तैरने वाले धान को लगाकर खेती की जाती है। फिर आता है कीट आकर्षक फसलें, इन्हें ट्रैप क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वो फसलें होती हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और मुख्य फसल के चारों ओर लगाई जाती हैं, जिससे मुख्य फसल बच जाती है, जैसे भिंडी को लगाते हैं कपास के चारों ओर और गन्ने के आसपास कुसुम लगाते हैं ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। पायरा फसलें, पायरा फसलें कौन सी होती हैं? ये वो फसलें होती हैं जैसे किसी क्षेत्र में कोई पिछली फसल के अवशेष वगैरह होते हैं या निचली भूमियाँ होती हैं, तो उसमें जो पिछली फसल के जो अवशेष या उसके पोषक तत्व रह जाते हैं उनको प्रयोग करने के लिए हम वहाँ पर जो फसलें लगाते हैं उन फसलों को हम पायरा फसलें कहते हैं। जैसे धान के निचले क्षेत्रों में जो खेती की जाती है तो धान के बाद मसूर की खेती करते हैं। फिर आते हैं आधार या मुख्य फसल, यह वह फसल ऐसी फसलें होती हैं जो मिक्स क्रॉप के रूप में लगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ के साथ में गन्ना लगाया जा रहा है तो क्या है, गन्ना यहाँ हमारी मुख्य फसल है। गेहूं को हम काट कर तैयार कर लेंगे, लेकिन गेहूं को उस अवस्था में लगाते हैं जब गन्ना छोटा होता है, और जब गन्ना बढ़ रहा होता है उस समय गेहूं तैयार हो जाता है। ऐसी फसलों को हम आधार या मुख्य फसल कहते हैं। घटक फसलें, घटक फसल कौन सी होती है? घटक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो दूसरी फसलों के बीच में आश्रित होती हैं, यानी गन्ने के बीच में जो जगह बची रहेगी उसमें जो हम जैसे मिर्च है या चुकंदर है या मूली है, जो भी फसलें हम लगा लेंगे उसे हम घटक फसल के रूप में जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वही आप दीजिए, आप भी अपने अनुभव के आधार पर उदाहरण दीजिए, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। फिर बात करते हैं फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण, ये 5वां वर्गीकरण है। पहला है घास परिवार, इसे ग्रेमिनी कुल के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी घास कुल की फसलें आती हैं, जैसे धान है, गेहूँ है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मटर, मटर देखिए हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी के नोट्स दे रहा हूँ इसलिए मैं हिंदी का ही प्रयोग करूँगा।
है ना। तो मटर परिवार क्या है, इसको आप जान सकते हैं, इसमें मटर कुल के होते हैं, यानी दलहन कुल जो आता है लेग्यूमिनेसी उसे मटर कुल कहते हैं। फिर अलसी वाला परिवार आता है, इसे फ्लैक्स बोलते हैं। फिर आता है अंडी, अंडी में जो आरंड का पौधा होता है उस परिवार के जो भी पौधे हैं उसके अंतर्गत आते हैं। कंपोजिटी परिवार, कंपोजिटी परिवार में आपका सूर्यमुखी आता है। ऐसे ही फिर आता है चीनोपोडेसी, इसमें चुकंदर आता है। फिर कद्दू वर्गीय कुकुरबिट्स है जिसमें बेल वर्ग की फसलें आती हैं। प्याज वर्ग, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये प्याज वर्ग के अंतर्गत आती हैं। गाजर, अब इसमें क्या आता है, गाजर है और गाजर से संबंधित जो भी फसलें आती हैं जैसे सौंफ है, जीरा है, वो इस परिवार के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो वर्गीकरण है वो है कृषि महत्व के आधार पर वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण का आखिरी वर्गीकरण है। इसमें पहला आता है बीज का आकार, यानी कैसे कैसे बीज की फसलें होती हैं। उनमें पहला है छोटे बीज वाली फसलें, इसके अंतर्गत सरसों है, जैसे है ना, मिर्च है, जो बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर मध्यम बीज वाली फसलें, मध्यम बीज में कौन से होते हैं, जिनका जो बीज का आकार होता है वो छोटे और बड़े बीजों के बीच में होता है, जैसे धान है, गेहूं है ना, तो ये मध्यम बीज वाले हैं। फिर आते हैं बड़े बीज वाले पौधे। अब बड़े बीज जिनका आकार बड़ा होता है और जो गहरी थोड़ी सी जगह पर बोए जाते हैं या जिनको गहरी भूमियों में थोड़ा सा डाला जाता है, इसमें आपके जितने भी बड़े बीज आते हैं जैसे मक्का है ना, आपका जो बड़े बीज आते हैं, जो दलहनी फसलें आती हैं वो बड़े बीज वाली फसलों में आते हैं। फिर था जड़ों की गहराई के आधार पर, पहला इसका है उथली जड़ों वाली फसलें। ये उथली जड़, इनको झकड़ा जड़ों के नाम से भी जाना जाता है, और ये झाड़ू के आकार में फैली हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। अनाज कुल सब इसी के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है, या कहा जाए घास कुल, इसी के अंतर्गत आता है। फिर है गहरी जड़ों वाली फसलें। गहरी जड़ों में आपके दलहनी कुल सभी है इसमें, जिसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं, या जिनमें कहा जाए मूली के आकार की गहराई तक जाने वाली जड़ें होती हैं, उन्हें गहरी जड़ें वाली फसलें कहते हैं। फिर जड़ों पर ग्रंथियाँ, अब इनमें पहला है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, ये वे फसलें होती हैं जिनकी जड़ों में लेग्यूम पाया जाता है, और इसी वजह से इन्हें लेग्यूमिनेसी कुल भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके आपकी मृदा में मिलाते हैं। फिर आते हैं अदलहनी फसलें। ऐसी फसलें होती हैं जिनमें गांठें नहीं पाई जाती हैं इनकी जड़ों में, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं करती हैं। फिर आता है पानी की आवश्यकता। अब पानी जितनी मात्रा में चाहिए उसी आधार पर फसलों का वर्गीकरण भी किया गया है। पहला है अधिक पानी सहन करने वाली, या कहा जाए जिनको अधिक पानी या खड़े पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसमें धान है, जूट है, ये फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है अधिक पानी सहन करने वाली फसलें। इसके बाद में है अधिक सिंचाई चाहने वाली फसलें। अधिक सिंचाई में आपके जैसे आ जाता है, इसमें आलू है, आ जाता है गन्ना, आ जाता है, इसमें काफ़ी सिंचाइयाँ देनी पड़ जाती हैं और हल्की हल्की सिंचाइयाँ कई बार देनी पड़ती हैं। फिर आता है औसत सिंचाई चाहने वाली फसलें। इसमें क्या मतलब है कि आपके पास सिंचाई है तो आप दे देंगे तो इनको फ़ायदा हो जाता है। इसमें गेहूँ आता है, आपका मक्का आता है। फिर आता है कम सिंचाई चाहने वाली फसलें। इनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, उन फसलों को हम कम सिंचाई वाली में रखा गया है। जो दलहनी कुल है वो मैक्सिमम कम सिंचाई वाली में ही आता है, मटर है जैसे ये सब। फिर आता है सूखा सहन करने वाली फसलें। ये ऐसी फसलें होती हैं अगर सिंचाई नहीं है या बारिश नहीं हो पा रही है तो बहुत हद तक ये सर्वाइव कर जाती हैं। इसमें हमारा मोटा अनाज जो हम पहले खेती कराते थे या करते थे, और आज 2023 को जैसे मनाया जा रहा है मोटा अनाज वर्ष के रूप में, तो वो सभी फसलें सूखा सहन करने वाली होती हैं। आप जानकर ताज्जुब मानेंगे कि इनके अंदर ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर पोषक तत्व तो नहीं है तो भी ये उगाते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में जीने की क्षमता रखते हैं। ग्वार, बाजरा, जितना भी हमारा मोटा अनाज है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर अगला हमारा है मृदा समूह के आधार पर। मृदा समूह का मतलब होता है पीएच। फिर आते हैं, इसमें पहला है मटियार भूमि। मटियार का मतलब जो हैवी भूमि होती है, जो टाइट भूमियाँ होती हैं, उसके लिए जो फसलें प्रयोग की जाती हैं उन्हें मटियार भूमि वाली फसलें कहते हैं, जैसे आपका गेहूं वगैरह होता है। फिर आता है दोमट भूमियाँ। इसमें लगभग सभी प्रकार की फसलें हो जाती हैं क्योंकि एक अच्छी भूमि के रूप में इसे जाना जाता है। बलवार दोमट, बलवार दोमट के लिए हमारा आलू या कहा जाए कंद वाली फसलें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि ये उसके लिए सर्वोपयोगी होती हैं। रेतीली भूमि में कुकुरबिट्स जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत ली जाती हैं। ऊसर भूमियाँ, ऊसर भूमियों को क्षारीय भूमि के रूप में भी जाना जाता है, और ऐसी भूमि में अम्लीय फसलें जो होती हैं उनको लगाना लाभकारी होता है। तो जैसे आपका जितने भी अम्लीय वाली फसलें आती हैं वो इसके अंतर्गत आप लगा सकते हैं।
फिर आती है अम्लीय भूमियाँ। अम्लीय भूमियाँ कौन सी होती हैं? जहाँ पर एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, उन भूमियों में, यानी जिनका पीएच 7 से नीचे होता है, उन फसलों को इसमें लगाया जाता है, जैसे आलू है ना। तो ज़्यादातर इन फसलों में क्षारीय फसलों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है जो अम्लीय भूमियों में लगाई जाती हैं। फिर आता है मृदा कटाव के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें पहला है मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें। ये ऐसी फसलें होती हैं जो मिट्टी को कस नहीं पाती, जैसे मक्का है। तो ऐसी फसलें क्या करती हैं, ये इनमें जहाँ पर इनको लगाते हैं तो वहाँ पर हमें साइड में मेड़बंदी ज़्यादा करनी चाहिए अगर बारिश वहाँ अधिक होती है तो, वरना वहाँ मृदा कटाव की समस्या बनी रहती है और पौधा गिर भी जाते हैं। फिर बात करते हैं मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें। ये ऐसी फसलें होती हैं जो मृदा को ढक करके रखती हैं, या कहा जाए कस करके रखती हैं, या इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में चिपकी रहती हैं। जैसे घास फूल के जितने भी पौधे हैं, जैसे आपका गेहूं है, धान है, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को कस लेते हैं। तो ऐसी फसलों को मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें कहा जाता है। ये हमारा फसलों का महत्व और उनका वर्गीकरण है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने अपनों तक ये वीडियो भेजना बिल्कुल ना भूलें।